हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल लर्निंग पार्टनर्स में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 8 कॉमन मिस्टेक्स इन कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर द सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम अक्सर साइटों पे करते हैं और जाने अनजाने में भी करते हैं, जानबूझकर भी करते हैं, कई बार मटेरियल बचाने के चक्कर में। सो प्लीज इस पे फोकस करें और ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाता है या करता है तो बहुत मुश्किल से करता है और शायद किसी किसी का तो लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, तो प्लीज इस पे ध्यान दें। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि शटरिंग तो है पर कवरिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टील है वो कंक्रीट के बाहर नजर आने लगता है और क्रोजन से बच नहीं पाता है, और जिससे शेयरिंग कैपेसिटी मेंटेन नहीं कर पाता है, और कवरिंग ना होने के बराबर कवरिंग नहीं होने की वजह से शेयरिंग कैपेसिटी मेंटेन नहीं होता और लोड कैपेसिटी जो कि है वो रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। तो जिस चीज में भी जितना कवरिंग रिक्वायर्ड है उतना आप प्रॉपर कवरिंग दें, आईएस कोड के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से, स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में, व्हाटएवर इट इज, कवरिंग प्लीज प्रोवाइड करें बराबर तरीके से। सो नेक्स्ट इज द इनसफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, एक स्टील थोड़ा सा बैंड हुआ है, उसके बाद खत्म हो गया। दूसरा जो है कि राइट जो वे है वो पूरी तरीके से पूरा बैंड हुआ है, पूरे तरीके जा रहा है। तो डेवलपमेंट लेंथ हमें बराबर देना होगा ताकि सुटेबल बॉन्डिंग बन सके कंक्रीट और स्टील के बीच में, और दो स्ट्रक्चर के बीच में बराबर बॉन्डिंग बन सके, इसलिए हमें डेवलपमेंट लेंथ बराबर देना होता है। और एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि सारे इंजीनियर्स को पता है कि डेवलपमेंट लेंथ जो हम देते हैं वो 50 इंटू डी, 50 इंटू डी। डी का डी क्या है? डी है डाया ऑफ बार। जितने भी स्टील का हम बैंडिंग कर रहे हैं, जो भी हम डेवलपमेंट लेंथ दे रहे हैं, उसका 50 इंटू यानी कि 50 गुना ज्यादा उसको हम डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, ताकि वो दोनों में बॉन्डिंग बराबर बन सके जो भी दो स्ट्रक्चर है। सो द नेक्स्ट इज द बार डायमीटर इन प्लिंथ बीम्स आर लेसर। जैसा कि आप देख रहे होंगे ड्राइंग में कि टॉप में हमने 12 डाया का यूज किया और बॉटम में 10 डाया का। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। एज पर आईएस कोड के हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमें हमेशा टॉप में स्मॉलर डाया का बार यूज करना है और बॉटम में ज्यादा डाया का बार यूज करना है, ताकि जो प्लिंथ बीम हम यूज कर रहे हैं वो वॉल का लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम प्लिंथ बीम देते हैं। सो स्मॉलर डाया का जो बार है वो हमेशा हमें ऊपर यूज करना है, और जो ज्यादा डाया का बार है वो नीचे यूज करना है, ताकि स्ट्रेंथ हमारा बराबर बना रहे। द नेक्स्ट इज द बीम साइज आर रॉन्ग। जैसा कि आप देख रहे होंगे बीम साइज 200 बाई 200, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। एज पर आईएस कोड के हिसाब से बीम का इक्वल लेंथ एंड विड्थ, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। सो बीम का साइज जो हमेशा हमें देना चाहिए वो डेप्थ जो है वो बिल्कुल विड्थ से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ताकि ताकि उसका स्ट्रेंथ बना रहे और उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर का उस पर इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि बीम पूरी बिल्डिंग का लोड ले रहा है ना, बीम पूरे वॉल का लोड ले रहा है, तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर का जो भी है उसका इफेक्ट बीम पे इफेक्ट ना पड़े। सो उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट इज द ओवरलैपिंग बार नियर द कॉलम। कई बार हमने देखा होगा कि हम ओवरलैपिंग कर लेते हैं, कहीं भी जहां अपना दिल किया वहां पे ओवरलैपिंग किया, पर ओवरलैपिंग हमें कहीं भी नहीं करना होता है। हमें हमेशा लैपिंग जोन में करना होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, लैपिंग जोन L/2 है, कॉलम का, बीम का, सब L/2 है। ये कॉलम के बीचों बीच जहां पे कॉलम क्रॉस कर रहा है वहां पे हम लैपिंग कर रहे हैं सरिया बचाने के चक्कर में। ये कॉन्ट्रैक्टर और जो ऑनर्स हैं वो भी कई बार ऐसा मिस्टेक करते हैं, पर ये गलत प्रैक्टिस है और इससे स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। सो द नेक्स्ट इज द बाइंडिंग वायर और टाइंग वायर। बाइंडिंग वायर जैसा कि आप देख रहे होंगे एक रॉन्ग वे है, एक राइट वे है। तो अगर हम प्रॉपर फिक्स करते हैं बाइंडिंग वायर को, तो जो हमने स्टील फिक्स किया है, दोनों स्टील को बॉन्डिंग किया है, दो स्टील को बॉन्डिंग करने के लिए हमने टाई वायर जो यूज़ किया है, वो अगर हम बराबर फिक्स नहीं करेंगे तो कंक्रीट जब करेंगे तो वो कई बार निकल जाता है, अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हमने बॉन्डिंग नहीं किया, और वो बाद में वो हमें क्या, उससे स्ट्रेंथ का इफेक्ट पड़ता है,
पूरी बिल्डिंग में जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं पे स्ट्रेंथ पे हमें इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सब चीज़ पर ख़ास ध्यान दें। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स कई बार हम स्टीरअप्स डालते हैं तो जहाँ दिल करता है वहाँ डाल देते हैं, ड्राइंग को फॉलो नहीं करते। मैं ख़ास कॉन्ट्रैक्टर लोग की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत इस तरीके का काम करते हैं, मैं खुद देखा हूँ। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि स्टीरअप्स हम ऐसे यूं ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो स्ट्रक्चर इंजीनियर जब किसी ड्राइंग को बना कर दे रहा है तो किसी मोटिव के लिए, किसी पॉइंट के लिए। सो प्लीज़ फॉलो करें। ये लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल बार को लॉक करने के लिए स्टीरअप्स दिया जाता है, स्टीरअप्स और टाई, ताकि इसमें बॉन्डिंग बना रहे और इन फ्यूचर जो भी स्ट्रेंथ की वजह से क्रैक्स ना आए, उसमें स्ट्रेंथ बना रहे। सो प्लीज़ स्टीरअप्स बराबर प्रोवाइड करें। एंड नाउ द 8th वन, दैट हुक ऑफ स्टीरअप्स और टाई, जो कि हम हुक प्रोवाइड करते हैं। जब हम वो 90 डिग्री पे हुक प्रोवाइड करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर का हाल इसी तरीके से होता है कंक्रीट करने के टाइम पे। सो हमें जो हुक जो हमें प्रोवाइड करनी है एक्चुअल, उसका एंगल 135 डिग्री होना चाहिए, ताकि उसके दोनों स्टीरअप्स और मेन बार के बीच में ग्रिप बना रहे, और जब भी हम कंक्रीट करें तो वो जो इस तरीके का जो स्टील है कहीं इधर उधर ना जाए और बराबर ग्रिप बना रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सिविल इंजीनियर से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका सारा लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच।